जय हिंद दोस्तों। सहायक शिक्षक के एग्जाम को केवल 75 दिन के आसपास बचे हुए हैं। अब इन 75 दिनों में नए सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, किन चीजों को ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों को कम ध्यान देना है, किन चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, किन चीजों को आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, थोड़ा कम पढ़ के भी जा सकते हो, अपने डे टू डे रूटीन को कैसे प्लान करना है, पूरी चीज आपको आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। एक भी पॉइंट मिस मत करना। पूरे 75 दिन का प्लान आपके सामने मैं आज की वीडियो में रखूंगा और इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हुए पढ़ते हो तो एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। पूरा टॉपिक टाइम पे खत्म होकर रिवीजन हो जाएगा और एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को देखिएगा एंड तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको आज की वीडियो में देना चाहता हूं। फाउंडेशन डे ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है सभी पे। 250 रुपए में सीडीपी की पूरी कोर्स खरीद सकते हैं आप। सहायक शिक्षक का कोर्स परचेस करना है तो 999 रुपए मात्र यहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। फाउंडेशन डे ऑफर चल रहा है इसलिए 50% ऑफ है और इत्तेफाक से इसी समय आ गया है आपका भर्ती विज्ञापन जारी हो गया है। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनको ज्वाइन करना है, हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, वो यहां पर पढ़ सकते हैं। इसके साथ सारे टेस्ट सीरीज पे 50% का ऑफ दिया गया है आपको। सहायक शिक्षक हो, किसी भी का टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सहायक शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रम, ये नया जो आया है भर्ती विज्ञापन वो है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका नोट, ये सिलेबस तो आप दे ही दिए होंगे। अब यहां पर देखो हिंदी 15 नंबर का है। इसमें हम लोग छांट के निकालते हैं कि ज्यादा नंबर का कौन सा है। तो हिंदी यहां पर देखो आप 15 नंबर का है। इसके अलावा गणित और रीजनिंग ये दोनों मिला के आप देखो 15, इसको मैं एक ही गिन लेता हूं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के 30 मार्क्स का है। ये दोनों मिला के कितने नंबर का है? 30 नंबर का। इसके बाद सीडीपी की मैं अगर बात करूं तो सीडीपी 15 नंबर का है। इसके अलावा मैं एनईपी को इसी में जोड़ दे रहा हूं। एनईपी ना इसमें सामान्य ज्ञान में दिया हुआ है तो एनईपी तो इसमें 3 क्वेश्चन और जोड़ दो तो 15 और 16 17 18, इसमें मैं मान रहा हूं 18 नंबर का सीडीपी है। इसके बाद आप देखो ये 15 नंबर का हिंदी है ना। इसके अलावा मैथ रीजनिंग हो गया। इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान है वो 15 नंबर का है, ये तो अलग चीज है। देखो तो मेन आपको फोकस पॉइंट कौन सा है? 3 सब्जेक्ट मैं कहूंगा आपको जो मेन फोकस आपको करने हैं, जो ज्यादा 15 नंबर का है। एक मैथ रीजनिंग को तो बिल्कुल एकदम छोड़ना मत। 30 नंबर का आपको वेटेज देगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मैथ्स और रीजनिंग, इसमें से जो रीजनिंग वाला पार्ट है, ये रीजनिंग वाला पार्ट तो आपको फुल में फुल नंबर दे सकता है। तो रीजनिंग अच्छे से करना, मैथ्स भी अच्छे से करना। और ये सीडीपी आप देखो टोटल कुल मिला के अगर आपको बात करो 18 नंबर का है, इसमें भी बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। तो ये 3 सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में लेके चलना है। हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं ये सब लोग। कौन से कितना वेटेज है? हाईएस्ट वेटेज है, मतलब 30 एक सब्जेक्ट 15, दूसरा सब्जेक्ट 15 और तीसरा सब्जेक्ट 18 नंबर का। तो यहां पर ये हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट है, इसको मेन प्रायोरिटी में रखना है। क्यों, मैं आगे बताऊंगा इसको कैसे डिजाइन करना है। अब देखो अपने डे टू डे रूटीन में आप याद रखिएगा। इसके बाद 10 नंबर का कौन सा है? अंग्रेजी 10 नंबर का है, पर्यावरण अध्ययन 10 नंबर का है और कंप्यूटर शिक्षा 5 नंबर का है मात्र। अब देखो ये आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। 10 नंबर वाला है ना, ये सेकंड प्रायोरिटी में रखना। मतलब मैथ रीजनिंग और सीडीपी फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर उसके बाद 10 नंबर वाला मतलब अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन सेकंड प्रायोरिटी, फिर उसके बाद ये सामान्य ज्ञान सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखना। क्योंकि ये दिख 15 नंबर का रहा है लेकिन इसमें 7 सब्जेक्ट आएंगे तो एक सब्जेक्ट 2 नंबर का आएगा। एक पूरा इंडियन हिस्ट्री जो है ना वो 2 नंबर का आएगा। इस तरीके की चीजें इसमें हो रही हैं। तो इसको जो है वो ऊपर ब्रीफिंग भी पढ़ के जा सकते हो। पूरा डिटेल पढ़ने की कोशिश करोगे तो अभी उतना समय है नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसके भी पढ़ के जाना है। तो मेन सबसे प्रायोरिटी सीडीपी, मैथ, रीजनिंग। सेकंड प्रायोरिटी अंग्रेजी और क्या? अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन। और थर्ड प्रायोरिटी बाकी ये सब। अब चलो कैसे प्लान करना है। देखो अपने जो 75 दिन का शेड्यूल है, कितना दिन बचा हुआ है मान ले 75 दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पार्ट 1, सबसे पहला पार्ट 40 दिन का रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो रहेगा 50-60 यानी 20 दिन का रहेगा। और तीसरा पार्ट अगर आप कह लो तो 15 दिन का तीसरा पार्ट। यानी कि पूरा 3 पार्ट में 75 दिन को डिवाइड कर लो, 40, 20 और 15। अब देखो 40 दिन जो है वो यहां पर फर्स्ट टाइम आप लोग सब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। टाइम टेबल कैसे सेट करना है मैं आपको बताऊंगा। डेली कम से कम पढ़ना है 8 to 10 आवर
पर डे की पढ़ाई होनी चाहिए मिनिमम 10 मैक्सिमम मिनिमम 8 मैक्सिमम 10। और लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, लाइब्रेरी जाके सुबह 7 बजे बच्चे जाते हैं और रात को जाते हैं 10 बजे सीधा टिफिन डब्बा पकड़ के जाते हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं 10-10 11-11 घंटा। और ये 75 दिन तो आपको जान झोंकना ही पड़ेगा अपना, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका 8 से 10 घंटा पढ़ना है आपको। अब ये पहला दिन जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए है 40 दिन। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे शेड्यूल को सेट करना है। इसके बाद जो ये 20 दिन है ना, इसमें केवल पढ़ना है हाई वेटेज टॉपिक। हाई वेटेज यानी कि जिन सब्जेक्ट का ज्यादा नंबर का सवाल आ रहा है, और बाकी जो सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा सवाल आते हैं वो कैसे पता चलेगा, कौन से टॉपिक से सवाल आता है, वो पता चलेगा आपको पीवाईक्यू देखने का। पीवाईक्यू जब देखोगे, पिछले व्यापम के 15 साल का पीवाईक्यू देखो, तो व्यापम का ही सिलेबस है लगभग सीडीपी को छोड़ दो तो पिछले 15 साल का पीवाईक्यू देखो, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, उन टॉपिक को लिख के रखो, उन टॉपिक को ही यहां पर रिवीजन करना है। हाई वेटेज टॉपिक, हाई वेटेज सब्जेक्ट और के हाई वेटेज टॉपिक को इसमें रिवीजन करना है अगले 20 दिन में। और जो लास्ट का 15 दिन बच जाता है, उसमें भी पूरा ये रिवीजन का सेकंड स्लॉट, मतलब ये फर्स्ट स्लॉट रिवीजन, ये फर्स्ट रिवीजन है ना, और ये है सेकंड रिवीजन 15 दिन में होगा, जिसमें से आप कह लीजिए हाँ ये 15 दिन में। और ये हाई वेटेज टॉपिक का रिवीजन प्लस एमसीक्यू भी इसमें आपको भर के सॉल्व करना है। एमसीक्यू के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हो, और इसमें सेकंड रिवीजन है। तो ये करके आपका पूरा प्लान होना चाहिए 75 दिन, 40-20-50 और 75। अब देखो कैसे करना है। हर दिन के स्लॉट को बांटना है 4 पार्ट में आप स्लॉट बांटोगे हर दिन के, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4। हर स्लॉट मिनिमम 2 घंटे का होना चाहिए, मिनिमम 2 घंटा। हर स्लॉट में कितना होना चाहिए, 2 घंटा। बीच में आप ब्रेक लेके थोड़ा माइंड फ्रेश भी कर सकते हो। अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए 2 घंटे का 4 स्लॉट। जो बच्चे 10 घंटा पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंगली अपने स्लॉट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब जो पहला स्लॉट आपका रहेगा, उसमें मेन सब्जेक्ट को मुख्य विषय होंगे आपके। मुख्य विषय क्या होंगे? मुख्य विषय में 3 सब्जेक्ट में से कोई भी उठा लो, या तो सीडीपी उठा लो, या तो मैथ उठा लो, या तो रीजनिंग उठा लो। अभी ज्यादा सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग का अगर ज्यादा वेटेज है तो मैथ और रीजनिंग को इसमें से एक को इसमें रखो। इसको एक को किस में रखना है? मैथ्स रख लो, या रीजनिंग रख लो, या मैथ और रीजनिंग रख लो। 1-1 घंटा दोनों को बनाओ डेली। मैथ्स प्लस रीजनिंग भी रख सकते हो, दोनों में से एक को या दोनों को 1-1 घंटा बनाओ। इसके बाद जो सेकंड स्लॉट आपका बचा, सेकंड स्लॉट में आप रखो सीडीपी। यहां पर 15 + 3 टोटल 18 नंबर का आपका मुद्दा है। तो ये 2 स्लॉट आपके बचे। इन 2 स्लॉट में आपको केवल मतलब 4 घंटे, मतलब पूरे दिन का आधा हिस्सा में 3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, मैथ, रीजनिंग और सीडीपी। 4 घंटा है आपके पास, ऊपर नीचे कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये जो बचा तीसरा स्लॉट, ये तीसरे स्लॉट में आपको रखना है जो सेकंड नंबर पे वेटेज थे, जिसके मतलब जैसे कि इंग्लिश है, जैसे कि पर्यावरण है, तो अंग्रेजी प्लस पर्यावरण, ये 10 नंबर के वेटेज है ना, तो ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का, इसमें वेटेज को रखो। 1-1 घंटा बांट लो, आधा घंटा 1.5 घंटा बांट लो, आपकी मर्जी, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। तो आपका देखोगे कि 3 स्लॉट में आपका कितना विषय कवर हो जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कि ये अगर मैथ रीजनिंग टोटल मिला के 30 नंबर का है, 15-15 30, ये है टोटल 18 नंबर का, और ये है टोटल 20 नंबर का। तो 30, 20, 50 और 68 नंबर का आपका कवर हो जा रहा है 3 स्लॉट में। अब जो स्लॉट बच जाता है, ये चौथा स्लॉट 2 घंटे का जो बच जाता है, ये जनरली रात का स्लॉट होगा। तो रात के स्लॉट में आप इसका 1 घंटा जो है वो या तो कंप्यूटर, या तो कोई सब्जेक्ट, जीएस का कोई सब्जेक्ट पढ़ो, या फिर इस 2 घंटे में 1.5 घंटा मान लो, मतलब 1.5 घंटा या 1 घंटा जैसे आप एडजस्ट कर लेना। और जीएस का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जीएस का कोई सब्जेक्ट, उसमें से केवल जीएस में पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे इतने टाइम पे, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप सब जो पढ़ चुके हैं उनके लिए है भैया ये जीएस का सामान्य ज्ञान। जो पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन करना है, तो 1 घंटे में रिवीजन करो जीएस को, 1 घंटे में रिवाइज करो, और 1 घंटा रखो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए।
1 घंटा केवल हर दिन 1 घंटा एमसीक्यू सॉल्व करो, या तो एमसीक्यू से ही रिवाइज करो। जिन लोग जीएस को पढ़ना, ये जीएस वाला पोर्शन है, जीएस वाला, तो जीएस को एमसीक्यू से ही रिवाइज करो। जो पढ़ चुके हो मैं उनकी बात कर रहा हूं, एक बार पढ़ के बैठे हैं जो बच्चे, उनके लिए बात कर रहा हूं। जो बच्चे एक भी बार नहीं पढ़े हैं सामान्य ज्ञान भारत का, 15 नंबर का वो आएगा, उसमें 7 सब्जेक्ट आएगा। उसमें आप देखो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल उसी को पढ़ना है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन सब टॉपिक को आप खत्म नहीं कर सकते, एक कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर आप बोलोगे मैं 20 घंटा भी पढ़ लूं तो सब सब्जेक्ट को खत्म नहीं कर सकते आप 75 दिन में। इंडियन जीएस की बात कर रहा हूं और छत्तीसगढ़ जीएस, तो आप देख लेना, इसमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं। हाई स्कोरिंग को इधर पढ़ो। तो ये है आपका 2 घंटे का स्लॉट, इसमें एमसीक्यू भी शामिल आपका रहेगा। तो इस तरीके से आप हर दिन में, पहले 40 दिन के लिए प्लान है, फर्स्ट 40 डेज आपको यही प्लान फॉलो करना है। जो बच्चे इसमें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत ना, जो बच्चे का कोई एक सब्जेक्ट अच्छा है तो उसमें जो है समय को कम कर दो, जो सब्जेक्ट आपका खराब है, वीक है, उसमें समय को बढ़ा दो। ऐसा भी बच्चे कर सकते हैं, करते हैं, तो वो कर सकते हो आप लोग। तो ये फर्स्ट 40 दिन का आपका यही एक तरीके का खाका होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए। इसके बाद जो अगला 20 दिन है, ये वाला तो 40 दिन का मैं बता दिया आपको। जो अगला 20 दिन है उसमें केवल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। तो उस 20 दिन में आप अपने हिसाब से अपना प्लान कर लेना कि किस 4 स्लॉट में आपको किन किन चीज़ों को रिवाइज करना है। तो फटाफट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको रिवाइज करो, और लास्ट के 15 दिन में एमसीक्यू ज़्यादातर लगाओ। एमसीक्यू ही सॉल्व करो शुरू के 10 दिन में, और 5 दिन में फिर थोड़ा बहुत रिविजन करके सीधे एग्जाम दिलाओ। तो वो आपका है। इसमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मेन जो ध्यान रखना है, ये 8-10 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला, जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करना है। मतलब क्या है, कोई भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, मान लो जैसे सीडीपी का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ रहे हो जीन पियाजे का, तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का थोड़ा सा एमसीक्यू भी लगा लो। उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू की कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं। जो मेरे से जो बच्चे पढ़े हुए हैं सीडीपी, उनको मैं एमसीक्यू क्लास में ही करवाया हूँ। वो क्लास में टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाया हूँ, उसको लगा लो। तो वहाँ पर टॉपिक वाइज 10, 15, 20 एमसीक्यू सॉल्व कर लो हर टॉपिक के बाद। थ्योरी पढ़ने के बाद हर टॉपिक का आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू करने के बाद जो है, मतलब एमसीक्यू को आप पीवाईक्यू भी बोल सकते हो, पीवाईक्यू, जब आप ये कर लेते हो तो आपका एक टॉपिक को खत्म मानो आप। तो एमसीक्यू मस्ट है सॉल्व करना। तीसरा, टेस्ट सीरीज। अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपको टेस्ट सीरीज देना है, ज्वाइन कर लो। हमारा टेस्ट सीरीज 50% ऑफ पे चल रहा है। सहायक शिक्षक का मुश्किल से 250 रुपये में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, 249 रुपये में। उसमें 12-13 ठो टेस्ट हैं। आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो टेस्ट सीरीज से आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, थ्योरी को पढ़ने के बाद और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद जो चीज़ें गलती हो रही हैं वो पेपर से पहले आपको पता चल जाएंगी। और टेस्ट सीरीज दो, चाहे हमारे संस्थान का ज्वाइन करो या कोई भी संस्थान का ज्वाइन करो, और हो सके तो एक से ज़्यादा संस्थान का ज्वाइन करो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा फिल्टर करने का, परखने का मौका मिलेगा अपने आप को। जितना टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा निखरते जाओगे, उतना ज़्यादा सुधरते जाओगे। और एक बनाना है एरर नोटबुक। एरर नोटबुक क्या होता है, एक नोटबुक बनाओ छोटा सा, जिसमें यहाँ पर जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे या पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो जो चीज़ों को आप भूल रहे हो, एक बार थ्योरी पढ़ लिए, अब यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है, जो चीज़ नहीं बन रहा है, उसको भी एरर नोटबुक में क्या करो, नोट करो। और जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जो सवाल गलत हो रहा है, उसको भी एरर नोटबुक में नोट करो। तो धीरे धीरे ये होगा, और लास्ट में इसको क्या करके जाना, रिवीजन करके जाना। तो इसको जब आप रिवीजन करके जाओगे एरर नोटबुक को, तो जो चीज़ें आप भूल रहे हो वो चीज़ भी आप पेपर में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरर नोटबुक का वैल्यू। टेस्ट सीरीज का महत्व इसलिए नहीं है कि आप रैंक ला सको, टेस्ट सीरीज का ज्यादा महत्व यह है कि आपकी गलतियां पकड़ में आए, और उसके लिए एरर नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। पांचवा है वीकली मॉक टेस्ट। तो वीकली मॉक टेस्ट तो वही है जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वही आप वीकली आप दे रहे हो, तो जितना ज़्यादा हो सके आप टेस्ट सीरीज दो। छठवा है डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल के बारे में मैं आपको बता दिया, एकदम टाइट शेड्यूल रखना, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान देने का जरूरत नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है आपको। सोसाइटी में कौन क्या बोल रहा है आपको, समाज में कौन क्या बोल रहा है आपको, नाते रिश्तेदार आपको क्या बोल रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, शादी है, सब छोड़ दो। 75 दिन मेरे भाई, 2292 पोस्ट आया है, 2292 पोस्ट जन्म में। अभी व्यापम का अगला शिक्षक भर्ती छोड़ दो ना, एक ठोम पोस्ट नहीं आता। पिछले 3 साल 4 साल का पूरा पोस्ट मिला के बोल दो ना, तो 2292 पोस्ट किसी में नहीं आए हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास डीएलएड है बहुत खुशकिस्मत हो आप लोग, जिनके पास डीएलएड है। और 75 दिन अपने आप को झोंक दो, इतना मेहनत किए हो, रगड़ के मेहनत करो दुनिया को छोड़ के।
तभी पेपर निकलेगा, अन्यथा कंपटीशन इतना है, कट थ्रोट गला काट कंपटीशन है, एक एक नंबर में 10-10 20-20 लोग पीछे हो जा रहे हैं, पेपर नहीं निकलने वाला। तो डेली शेड्यूल एकदम टाइट रखना है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बता दिया, कैसे टाइम को मैनेज करना है, एकदम टाइट रखना, बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए कोई भी स्लॉट। शॉर्ट नोट्स का वैल्यू है, अगर आप बना सकते हो या आप तक बनाए हो या अभी तक बना लेने, जैसे पढ़ते क्या करो, शॉर्ट नोट्स बना के रखो। क्या होगा, शॉर्ट नोट्स को रिवीजन लास्ट के 15 दिन वाला जो स्लॉट बताया हूं ना, उसमें शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है अपने। उससे क्या होगा कि जल्दी आप फटाफट क्या है सब्जेक्ट को रिवीजन कर पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो शॉर्ट नोट्स बना के रखो। ये अंतिम समय में बच्चों को बहुत काम आता है, रिवीजन करने में, चीजों को रिवाइज करके जाने में। 9वां, रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान क्या रहेगा, रिवीजन प्लान में आपको केवल उन्हीं टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है जो पेपर में बार बार आते हैं। अब जब इन सारे प्रोसेस से आप गुजर चुके होगे, मॉक टेस्ट वगैरह दे लिए होगे, तो आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक से, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स का कौन सा टॉपिक से जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है अभी नए पैटर्न के हिसाब से। तो रिवीजन उसी के हिसाब से करना। पूरा सब्जेक्ट को बोलोगे मैं सबको रिवीजन करके जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा, समझ में आए, जो मेन है उसको रिवीजन करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसको बोलते हैं, देखो कोई भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा डेप्थ में पढ़ो। अब वो जमाना गया कि व्यापम वन लाइनर सवाल पूछता था, अब व्यापम वन लाइनर सवाल नहीं पूछेगा, अब व्यापम पूछेगा कथन कारण वाले सवाल। व्यापम पूछ रहा है कथन कारण वाले सवाल, व्यापम पूछ रहा है क्रम से जमाव वाले सवाल, व्यापम पूछ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड कथन एक सही है, कारण कथन और कारण की पुष्टि करता है कि नहीं, ये वाला दुनिया भर का सवाल। ये डेप्थ एनालिसिस है। कोई भी टॉपिक को अगर आप ऊपर से पढ़ते हो तो आप वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप कूट वाले सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कोई भी चीज को पढ़ रहे हो उसके तह तक जाओ, डेप्थ में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो, तभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आएगी। अगला है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आप कोई रूल को, कोई भी टाइम टेबल आप अपना बनाते हो, चाहे ये फॉलो करो या आपकी इच्छा है, आप अपने से भी टाइम टेबल बना के फॉलो कर सकते हो। बच्चों ने मुझे कहा तो मैं एक अपना अपनी राय जो है वो आपके सामने रख रहा हूं, आप अपने हिसाब से भी उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी क्या है, कुछ भी करो, कोई भी टाइम टेबल बनाओ, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो, उसमें निरंतरता नहीं रखते हो, तो आपका कोई काम का नहीं है, वो कोई मतलब का नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज है उसको कर्मठ होकर फॉलो करो, अंतिम तक उसको फॉलो करना है, वो मिस नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। कंसिस्टेंसी नहीं है तो पूरे कोई टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं है। कछुए की चाल से चलना है, खरगोश की चाल से नहीं चलना है। हड़बड़ी मत करो, आराम से पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ। बहुत से लोग रहेंगे जो दोस्त यार आपको बोलेंगे अरे इसमें तो होता ही नहीं है, एक नंबर में इतने लोग कट जाते हैं, पिछले शिक्षक भर्ती में बहुत मेहनत किया था, छोटू जो है वो उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। वो सब मानने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण से जाओ। आप अगर मेहनत किए हो, यकीन मानो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो, निश्चिंत होकर मेहनत करते हो, जबरदस्त तरीके से 75 दिन अपने आप को झोंक देते हो, तो एक पोस्ट आपका कहीं नहीं गया है। इतना पोस्ट कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हो, जो होगा देख लूंगा, ऐसा वाला माइंडसेट के साथ, तो आपको एक पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ना है 75 दिन, जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, मेहनत पे फोकस करना है। ये 12 पॉइंट फॉलो करना है, 4 स्लॉट फॉलो करना है, 40, फिर उसके बाद जो बताया हूं 20 और फिर 15, वो वाला फॉलो करना। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पूरा सिलेबस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। PYQ जरूर देखना, और आपको लगातार मैं आपके लिए CDP की क्लासेस लेके आ रहा हूं। प्लेलिस्ट बना हुआ है CDP का, उसको जाना। मैं और लेके आऊंगा क्लास, CDP मेरे हाथ में है, मैं पढ़ाऊंगा CDP, उसका चिंता मत करना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।